हेलो स्टूडेंट, ये है क्लास 12th की यूनिट 3rd। यूनिट का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसका बेटा पहला चैप्टर हमारे पास मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। वो कहते हैं कि जब कोई चार्ज मूव करता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार प्रोड्यूस होगा। इस चीज़ को हमें सबसे पहले बताया था ओरस्टेट ने। ओरस्टेट को प्रिंसिपल मानते हुए बायो-सैवर्ट्स ने अपना एक लॉ दिया, जिसको हमने इसमें पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ये क्या है मेरे पास बायो-सैवर्ट्स लॉ को डिफाइन करेगा। वो कहते हैं कि मेरे पास एक XY वायर दे रखा है। इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट मेरे पास I पास हो रहा है। इसका एक स्मॉल एलिमेंट मैंने लिया, वो कितनी है, लेंथ है इसकी DL। इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि पूरे वायर में I है तो इसमें भी I होगा मेरे पास। वो कहता है इससे डिस्टेंस स्मॉल r पर एक पॉइंट P है, एक पॉइंट P है जिस पे मैग्नेटिक फील्ड स्मॉलेस्ट वायर है तो स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक फील्ड dB होगा। अकॉर्डिंग टू थम्स रूल मेरे पास इसमें इलेक्ट्रिक करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी कैसी होगी, डाउनवर्ड होगी। कैसी होगी, डाउनवर्ड। और अगर इसी चीज़ को मैं दूसरी तरफ देखूँ तो मेरे पास होगी अपवर्ड। इस वाले पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P डैश। कितना नाम दे दिया, P डैश। इसकी भी डिस्टेंस r है और इसकी भी डिस्टेंस r है। वो कहते हैं दोनों की डिस्टेंस इक्वल है, इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों का कैसे होगा, सेम होगा। मेरे पास इधर भी dB है और इधर भी dB है। अब वही कहता है अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट्स लॉ, वो कहता है मेरे पास लेट ए कंडक्टिंग वायर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट I। वो कहता है मेरे पास एक इलेक्ट्रिक वायर है, ये एक कंडक्टिंग वायर है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट I पास हो रहा है। उसमें I इलेक्ट्रिक करंट पास होने पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके चारों तरफ प्रोड्यूस होगा, जिसकी वैल्यू जो है उसमें पासिंग इलेक्ट्रिक करंट I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और कहता है जो स्मॉलेस्ट लेंथ है मेरे पास DL, इसके कैसी होती है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पॉइंट P पर, ये भी स्मॉलेस्ट लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो कहता है इसका जो एंगल, जो भी एंगल यहाँ पे निकल करके आएगा उसके साइन के, मेरे पास जो दे रखा है ना, साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन द लेंथ एंड वायर, मेरे पास जो लेंथ दे रखी है वायर की, किससे, लाइन ज्वाइनिंग से पॉइंट P की, उसके बीच में जो भी एंगल बन रहा है मेरे पास साइन थीटा, उसके भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और वो ये कहता है कि इसकी जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, और जितनी नियरेस्ट होगी उतना ही ज़्यादा होगा। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा पास होगा, इलेक्ट्रिक करंट जितना ज़्यादा पास होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही ज़्यादा होगा। जितनी लंबी वायरिंग की मैं बात करूँगा तो जितना लंबा वायर होगा मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही ज़्यादा होगा। ऐसे मेरे पास एंगल ये थीटा है और डिस्टेंस मैंने आपको बताया कि कितने, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। मेरे पास 4 इक्वेशन निकल के आई। DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL, DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, और DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। उन्होंने कहा ये मेरे पास 4 इक्वेशन हैं। इन चारों को क्या, अब इन चारों को मैंने यहाँ पे कंबाइन किया। कंबाइन करके मेरे पास DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I DL साइन थीटा अपॉन r² वैल्यू निकल करके आई। उसने कहा कि फिजिक्स में विदाउट प्रोपोर्शनलिटी कभी भी कोई रिलेशन या कोई भी मतलब कि लॉ तैयार नहीं होता। मैंने इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो वहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट लगाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट वैल्यू निकल के आई μ0/4π। DB इज इक्वल टू मेरे पास आया μ0/4π I DL साइन थीटा अपॉन r²। उसने कहा यहाँ से मेरे पास μ0/4π की वैल्यू जो होती है वो होती है कितनी, 10⁻⁻⁷। कितनी होती है, 10⁻⁻⁷। ठीक है, इसकी यूनिट है टेस्ला मीटर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक, इस वैल्यू को जब कभी मैं कैलकुलेट करूँगा, मतलब कि किसी क्वेश्चन में लगाऊंगा, तो वहाँ पे मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ μ0/4π की 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक,